तो लास्ट क्लास में हम लोग लाइट पढ़े थे, लाइट का मर्म को समझे थे और उसके प्रॉपर्टीज़ को समझे थे, और हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे। कुछ सवाल बताए थे हम लोग, मछली वाला, पानी वाला, तारे टिमटिमाते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल बनाए थे। कुछ पूछना है उसमें से? कहीं पे सवाल है कल के क्लास से? डाउट? ठीक है, आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, आज टॉपिक दीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या पढ़ते हैं? म्यू, है ना। और एक और आप लोग पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी में ऐसे, इसको क्या पढ़ते हैं? न्यू। और ये म्यू। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, और म्यू बराबर क्या होता है? C/V, जहाँ पर ये C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये C क्या है हमारा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और V क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। क्या लाइट का स्पीड हर मीडियम में एक ही समान होता है? उसका बदलते रहता है स्पीड। और लाइट का सबसे ज़्यादा स्पीड होता है वैक्यूम में, यानी कि निर्वात में, जो होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। उसी को आप लोग याद करके रखते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 8 होता है, ठीक है, 8 होता है ना। 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो लगाए तो ये मीटर है। और इसको आप जब किलोमीटर में चेंज कीजिएगा तो 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 2 3, तो है ना 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो म्यू का जो फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है, वह होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, यानी कि जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रहा है। लाइट बहुत सारे मीडियम में ट्रेवल कर सकता है। हवा में ऐसा भी हो सकता है अलग अलग प्रकार के गैस हों। हम लोग पिछले दिन पढ़े थे, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। पढ़े थे ना साउंड में, V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। लाइट के साथ भी वैसा ही क्रिया होता है। अगर मीडियम बदलेगा, मीडियम का डेंसिटी बदलता जाएगा, तो लाइट का स्पीड भी उस हिसाब से बदलता जाएगा। जैसे कि लाइट का स्पीड एयर में, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा, एयर में थोड़ा सा कम होता है, ग्लास में थोड़ा और कम हो जाता है, और अगर तरह तरह के लिक्विड है तो उस हिसाब से लाइट की स्पीड पे फ़र्क भी पड़ता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है C/V। क्या लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होता है? और वैक्यूम में लाइट का स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब कोई भी मीडियम दिया रहेगा तो उस मीडियम में लाइट का स्पीड वैक्यूम के मुकाबले तो कम ही होगा। ये तो कंठस्थ है, ये तो कन्फर्म है। तो अगर कम रहेगा तो आप लोग एक मैथ का सिंपल फॉर्मूला जानते होंगे कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूमरेटर। और नीचे वाले को क्या कहते हैं हम लोग? डिनोमिनेटर। और न्यूमरेटर अगर हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा रहेगा तो जो रिजल्टेंट आएगा वो मिनिमम कितना आएगा? 1 से बड़ा आएगा। ये क्लियर है? आप कुछ भी करके देखिए। न्यूमरेटर 4, बस आपको सिचुएशन क्या रखना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा बड़ा रहे, तो क्या आएगा? ये 1 यहाँ पे 1033 ऐसे चलता चला जाएगा, 1 से बड़ा आया। आप कुछ भी रख लीजिए, आप यहाँ पे 9/8 रखिए तो 1 यहाँ पे 1 बचा 0 हो जाएगा, तो फिर आपको 1.11 चलता जाएगा, यानी कि 1 से बड़ा आएगा। ये भी हो सकता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो। स्पीड, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और जो मीडियम है वो भी वैक्यूम हो सकता है। तो जो म्यू का वैल्यू है वह हमेशा या तो 1 होगा या तो 1 से बड़ा होगा, 1 से अधिक होगा। वो कभी भी 1 से कम नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को आप लोग समझें यहाँ पे, और यही आपको सवाल में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि म्यू हो सकता है हमेशा 1 से बड़ा,
1 से कम, 0 या फिर कुछ एक नेगेटिव ऑप्शन दे देगा। तो आप समझ रहे हैं कि किस हिसाब से हमको उसमें टिक मारना है। 1 और 1 से बड़ा, 1 भी हो सकता है। अगर मीडियम में आप वैक्यूम रहे तो क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड बराबर हो जाएगा, तो कट के 1 आएगा। लेकिन 1 से कम नहीं हो सकता, या तो म्यू 1 होगा या तो 1 से अधिक होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ेंगे। जब हम एब्सोल्यूट की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा हाइट है 6 फीट और आपका हाइट है 6 फीट 1 इंच, तो अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू में बात करें तो हम क्या कहेंगे कि मेरा हाइट 6 फीट और आपका हाइट 6 फीट 1 इंच। लेकिन जब हम इसको रिलेटिव टर्म में बात करेंगे तो क्या कहेंगे, हम लोग की हाइट में 1 इंच का फर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला जो अभी हम लोग पढ़े थे, म्यू बटे सी बटे वी। म्यू बराबर सी डिवाइडेड बाई वी, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। और इससे आपको कुछ आसान न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनाएंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जुड़े हुए। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि कांच में प्रकाश का वेग 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएं। सवाल क्लियर आप लोग को? क्या दिया हुआ है, कांच में प्रकाश का वेग, यानी कि एक मीडियम दिया हुआ है और वह मीडियम कौन है, यहाँ पे हम लोग का कांच है, ग्लास है। और ग्लास में प्रकाश का वेग हम लोगों को 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। क्लियर है। और हम लोगों से क्या पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएं, किसका, कांच का बताएं। क्या आपको सी पता है? ये तो एक कांस्टेंट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बस आपको इसको सॉल्व करना है। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये काटेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 1.5, यानी कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5 है तो हीरा में प्रकाश का वेग बताएं। बता सकते हैं कोई है जो इसको यहाँ पे आके बना सकते हैं? सवाल क्या है, डायमंड में यदि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5 है तो हीरा में प्रकाश का वेग बताएं। क्या हुआ? हाँ, तो काटेंगे नहीं। हो जाएगा। क्या हो गया? हाँ, 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आप अच्छा 12 आप किए ना, तो 12 × 10⁷, तो यहाँ पे आप जब 1.2 हो जाएगा और × 10⁸। क्लियर है? तो समझ गए कैसे ये बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, कांच की एक खिड़की की मोटाई 12 सेंटीमीटर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो इस खिड़की को पार करने में प्रकाश को कितना समय लगेगा? इसको कौन बनाएंगे? आप बनाएंगे इसको, इस क्वेश्चन को? ट्राई करना है। सवाल समझ में आया? क्वेश्चन सुने नहीं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से एक बार पढ़िए। देखिए ये है क्वेश्चन, लेकिन विदाउट सॉल्यूशन के। क्या है, कांच की एक खिड़की की मोटाई 12 सेंटीमीटर है
और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो इस खिड़की को पार करने में प्रकाश को कितना समय लगेगा। सवाल क्लियर है? अब बना सकते हैं इसको। देखिए फिजिक्स का न्यूमेरिकल से सबसे पहले आपको डरना नहीं है। हम लोग का जो दिमाग है ना, अगर इसमें भर दिए कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल, बाप रे बाप हाथ जोड़ते हैं, तो कभी नहीं बनेगा। एग्जाम में बैठिएगा, देखिए अरे फिजिक्स का न्यूमेरिकल पूछा है, दिमाग कह देगा तुमसे नहीं बनता है, अगला पढ़ो। तो यहाँ से सबसे पहले उस डर को निकालना है। अब तो एक डायलॉग भी बड़ा फेमस चल रहा है, झुकेगा नहीं। तो बस जब भी आपको ऐसा कोई फिजिक्स का न्यूमेरिकल दिखे तो सबसे पहले कहना कि झुकेगा नहीं, और फिर उसको रगड़ना चालू करना है। कोई बात नहीं, नहीं बने कुछ कुछ काम तो कर सकते हैं। सबसे पहले सवाल को पढ़ सकते हैं, और सवाल को पढ़ के फिजिक्स में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको यूनिट दिया रहता है, कुछ फैक्ट कुछ नंबर भी आपको दिया रहता है। सब नंबर को पकड़ पकड़ के बाहर कीजिए। पहला स्टेप क्या है? सारे नंबर को पकड़ पकड़ के बाहर करने का। पहला सेंटेंस पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? कांच की एक खिड़की की मोटाई 12 सेंटीमीटर है। यानी कोई गिलास हमको दिया हुआ है ना, और जिसका मोटाई हमको 12 सेंटीमीटर है। चलिए अगला सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? और इसका रिफ्लेक्सिव वैक्यूम 1.6 है। क्या? जोर से पढ़िए। इसका रिफ्लेक्सिव इंडेक्स हाँ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। यानी कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ये दिया हुआ है हमको। और आगे क्या लिखा हुआ सेंटेंस? तो इस खिड़की को हम्म। मतलब इसकी मोटाई पूछ रहा है, प्रकाश मतलब कितने समय। अगला सेंटेंस क्या है? तो इस खिड़की को पार करने में प्रकाश को कितना समय लगेगा। मोटाई नहीं पूछ रहा है, मोटाई तो यहाँ दिया हुआ है ना 12 सेंटीमीटर। पहले इस सवाल को विजुअलाइज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यह एक किताब है और इस किताब की कुछ मोटाई है। तो कोई अगर कांच का एक सिल्ली है, कांच का एक प्लेट है, ग्लास प्लेट है, तो उसका कुछ मोटाई भी तो होगा। इस क्वेश्चन में जो कह रहा है वो लाइट इधर से आया और फिर इधर से निकला, तो लाइट इसके थ्रू तो जाएगा, बीच से जाएगा ना। तो यही पूछ रहा है कि इस लाइट को इस कांच की सिल्ली से पार करने में कितना समय लगेगा। यही चीज़ पूछ रहा है, यही चीज़ पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को पता है कि म्यू बराबर कितना होता है? c/v। पहले जो हमको पूछ रहा है उस चीज़ को हम लिख लेंगे। और हमको यहाँ पे समय पूछ रहा है, तो चलिए समय में हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिए। तो पहले हम लोग क्या किए? पहला स्टेप में सब जितने भी डाटा उसको टांग के हम लोग बाहर ले आए। अगला स्टेप में हम लोग सोचेंगे दिमाग पे थोड़ा सा जोर देके कि क्या कोई फॉर्मूला है ऐसा म्यू वाला या कुछ टाइप का। तो दिमाग कहे कि हाँ, एक वो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, म्यू बराबर c/v। हम म्यू बराबर c/v लिख दिए। अब देखेंगे म्यू है, तो देखेंगे कि हाँ म्यू हमको यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 1.5। c का वैल्यू पता है 3 × 10⁻, ये तो कांस्टेंट है एक तरह का, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हम लोग यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे v का वैल्यू हमको पता नहीं है। अब यह जो v है तो हम लिख सकते हैं v बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 1.5। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या हम इसको कट कर सकते हैं? कितना आएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हम लोग वेलोसिटी ही निकाले हैं, और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में होता है। लेकिन ये वेलोसिटी किसका आया है? ग्लास का नहीं, यह वेलोसिटी लाइट का आया है जब लाइट ग्लास के थ्रू ट्रेवल करेगा। हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चर्चा किए थे ना कि क्या हर माध्यम में लाइट का स्पीड बदल जाता है। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? ये स्पीड जो हम लोग निकाले 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये किसका निकाले? लाइट का स्पीड निकाले। किस माध्यम में? ग्लास में। यानी कि कांच से अगर लाइट गुजरता है तो उसका स्पीड इतना होता है। इसको हम मिटाते हैं अभी।
अब देखिए हम लोग को पूछा क्या था, समय, कि कितना समय लगेगा, है ना। तो समय से जुड़ा एक बच्चा वाला फॉर्मूला है, समय बराबर दूरी बटा 4। डिस्टेंस बटे स्पीड, है ना। यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या है डिस्टेंस यहाँ पे? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। वो जो ट्रेवल कर रहा है वही तो डिस्टेंस है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख दिए 12 सेंटीमीटर। आपको स्पीड दिया हुआ है क्या? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? पहला स्टेप में क्या कि हम लोग सारे जो फिगर्स थे यूनिट के साथ उसको पकड़ के एक तरफ किए, फिर दिमाग में हल्का सा हम लोग जोड़ दिए कि क्या कोई फॉर्मूला है, फिर फॉर्मूला पे हम पुट किए। उसके बाद फिजिक्स में आप लोग हमेशा डिस्क ब्रेक लगा लीजिए। जब भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाएंगे तो सेटर जानबूझ के ऐसा सेट करता है कि यूनिट थोड़ा सा वो बदल देगा, और ऐसे आप लपेटिएगा तो गलत हो जाएगा आपसे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, क्योंकि स्पीड हमारा किस में है? मीटर पर सेकंड। तो इसको भी हमको मीटर में लाना होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा ये 12 इंटू 10⁻⁻² मीटर। क्लियर है? और ये क्या है, 10 है यहाँ पे हम लोग का बेस, यहाँ भी 10 है बेस, तो ये माइनस हो जाएगा ऊपर जाके। क्लियर है? और ये 2 कट देगा ऐसे तो 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर 6 इंटू 10⁻⁻6। हाँ -8 हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये -10 हो जाएगा, -10 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा, क्योंकि ये मीटर मीटर भी कैंसल आउट हो जाएगा और समय सेकेंड में ही आएगा। यानी कि लाइट को उस कांच की सिल्ली से गुजरने में कितना समय लगेगा? 6 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड। ये भारी था, टफ था ये। चलिए, तो आप लोग को अब तो डर नहीं लगेगा फिजिक्स के न्यूमेरिकल से, बस डर आता है फिजिक्स का न्यूमेरिकल। अगला क्वेश्चन पढ़िए, टी चौड़ाई। चौड़ाई कितना दिया हम लोग को? टी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं चौड़ाई बराबर, सबसे पहले वही काम करेंगे, सारे यूनिट को एक जगह लिखेंगे, फॉर्मूला बाद में सोचेंगे। तो एक हमको चौड़ाई दिया हुआ है टी, चौड़ाई का मान कितना है हमारा? टी दिया हुआ है। आगे क्या कहा है? और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि हम लोग को जो म्यू है उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? म्यू दिया हुआ है। कि किसी पदार्थ से प्रकाश को गुजरने में कितना समय लगेगा, यानी कि समय पूछ रहा है यहाँ पर भी। देखिए ये सवाल जो है वो पिछले सवाल की तरह है, सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या कि वहाँ पे एक नंबर था आपके सामने, और यहाँ पे नंबर हटा के एक वेरिएबल ABCD या सिंबल में बात किया है। तो ये भी उसी तरह का आसान है, पहले हम एक जगह जमा कर लिए। क्लियर है? हम लोग को फॉर्मूला पता है कि म्यू बराबर C/V, यही होता है फॉर्मूला। तो V बराबर कितना हो जाएगा? C/μ। तो ये जो C/μ आया, ये क्या है हम लोग का? लाइट का स्पीड है, किस में? उस गिवन मीडियम में, जिस मीडियम की यहाँ पे बात की जा रही है ना। बस यहाँ पे नंबर से कंफ्यूज, वेरिएबल से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पिछले क्वेश्चन में नंबर था और इसमें आपको वेरिएबल दिया है, और ये हमको लगता है किसी अच्छे एग्जाम में पूछा गया, तो कोई PCS में ही पूछा गया था, लेकिन डरने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। तो आपको V बराबर C/μ मिल गया। अगला स्टेप में क्या करना, हमको समय निकालना है। तो हमको पता है कि समय बराबर दूरी बटा 4। यहाँ पे दूरी क्या है? T। ये जो चौड़ाई है वो पदार्थ की, वही उसका दूरी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे T। अब हम लोग को क्योंकि यहाँ पे V भी पुट करना होगा, तो यहाँ पे हम डबल डिवाइड करेंगे इसको। तो T डबल डिवाइडेड करेंगे इसको C/μ से। यह C इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और यह इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आएगा? समय बराबर T μ/C। क्लियर है? अब भारी लग रहा है, लेकिन अभी ना आसान लग रहा है। एग्जाम में तो आप समझ रहे कितना आसान लगेगा। तो क्लियर है यहाँ तक?
फिजिक्स का न्यूमेरिकल तो आप लोगों को घोल के पी जाना चाहिए एकदम, और खासकर ये कॉम्पिटिटिव लेवल तक। कुछ जान थोड़े रहता है इस समय, बस हल्का हल्का बस हरकाने का कोशिश करेगा। तो जब भी हरकाने की कोशिश करे आपको क्या कहना है, झुकेगा नहीं, बस एक बार बस देना है जोर दिमाग पे कि देखो, एक बार बना के देखो। कुछ नहीं करना है, बस सारे को निकालेंगे, डाटा को एक जगह लिख लेंगे, फिर देखेंगे कुछ फॉर्मूला है क्या मेरे पास वैसा मिलता जुलता, फॉर्मूला लगा देखेंगे, बस कोई भी भारी नहीं। हाँ, इसमें यूनिट में आपको ध्यान देना होगा, सेंटीमीटर, मीटर या किस यूनिट में किसको रखना चाहिए, वहाँ पे आपको थोड़ा सा बस एक ध्यान देना होगा। तो क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे हम लोग इतने ही प्रश्न थे, और भी क्वेश्चन है? नहीं, और क्वेश्चन हमारे पास नहीं है। चलिए अभी हम लोग देखें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में म्यू बराबर कितना होता है, सी बटे भी। और जब आपको वेव पढ़ा रहे थे तो वेव में एक फॉर्मूला बताए थे कि v बराबर n लेमडा, जहाँ पे n क्या है, फ्रीक्वेंसी, और लेमडा क्या है, वेवलेंथ है। तो क्या हम यहाँ पे इस n लेमडा को पुट कर सकते हैं? तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा म्यू बराबर c डिवाइडेड बाई n लेमडा। c क्या है, एक कांस्टेंट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो एक कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी क्या है, नहीं बदलता लाइट का। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक रिलेशन, यहाँ से क्या हम ड्राइव कर सकते हैं कि म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। ये स्टेटमेंट सही लग रहा है आपको? लिख सकते हैं ना ऐसा हम लोग, म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। यहाँ पे लेमडा क्या, वेवलेंथ। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ये आपको उल्टा रिलेशन बुझाता है ना? अगर नहीं बुझाता है तो आप एक 6-7 साल का बच्चा, महीना का बच्चा को ले लीजिए, 6-7 महीना का बच्चा को, क्योंकि साल वाला लीजिएगा तो कंप्लेन कर सकता है आपका। तो उसको ऐसे लेटा दीजिए और उसको ऐसे ऐसे कीजिए तो बच्चा खुश हो जाएगा। उतना ही प्रेशर से फिर उसको ऐसे ऐसे कीजिए तो बच्चा रोने लगेगा। इसी को आप लोग पढ़ते, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये तो रटे हुए हैं। तो क्या किया आप, फोर्स उतना ही लगा रहे बच्चा पे, लेकिन आपने एरिया कम कर दिया तो चिल्लाने लगा। यानी कि उल्टा, लेमडा ज़्यादा होगा तो म्यू कम होगा, और लेमडा कम होगा तो म्यू ज़्यादा होगा। लाल रंग का वेवलेंथ ज़्यादा कि कम? ज़्यादा, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। बैगनी का वेवलेंथ लाल के मुकाबले सबसे कम, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर है? यहाँ पे आप लोग उसको नोट देके कॉपी में लिखेंगे कि लाल का वेवलेंथ ज़्यादा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, क्योंकि अच्छा सवाल यही रंग से पूछ लेता है। और लाल जहाँ बच्चा लोग देखता है तो ज़्यादा तो मार के ही आता है, वो तो घर में आके सोचेगा कि क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्या रिलेशन इस समय चलता है। क्लियर है यहाँ पे? तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग यहाँ पे देखें, उसका फॉर्मूला देखें, उससे किस तरह से प्रश्न आते हैं उसको देखें, और हम लोग ये डेरिवेशन को देखें कि वो लेमडा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड टाइप, जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव। रिलेटिव मतलब किसी के तुलना में, जिसको तुलनात्मक कहते हैं। जैसे मेरा हाइट 6 फीट, आपका हाइट 6 फीट 1 इंच, तो ये तो एक एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया। लेकिन जब रिलेटिव वैल्यू की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि हम लोगों में 1 इंच का फर्क है, हम लोगों के हाइट में 1 इंच का अंतर है। इसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे तुलना कर सकते हैं, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 1। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 1.33। तो ये डाटा आपको याद रखना होगा, हो सके कभी कभी डायरेक्ट पूछ ले छोटे मोटे एग्जामों में। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है ना, और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4। ठीक है, तो ये डाटा तो आपको ऐसे याद होना चाहिए, कभी ये डायरेक्ट भी पूछ लेता है। तो ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू है। लेकिन अब ऐसा पूछा जाए कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के तुलना में कितना है, या फिर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की तुलना में कितना है, ऐसे ही पूछा जा सकता है। तो इसी रिलेशन को हम लोग कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं एयर की तुलना में, एयर की तुलना में पानी,
हवा की तुलना में पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे म्यू और इस साइड लिखेंगे ए मतलब यहाँ पे एयर हवा, और इस साइड लिखेंगे हम लोग वाटर। यानी कि जिसकी तुलना की जाए, यहाँ पे किसकी तुलना की जा रही है? पानी की तुलना की जा रही है। तो जिसकी तुलना की जाए उसको इस साइड लिखेंगे, और जिससे तुलना की जाए उसको इस साइड लिखेंगे। क्लियर है? और जिसकी तुलना की जा रही है उसको हम लोग लिखेंगे ऊपर, और जिससे तुलना की जा रही है उसको हम लोग लिखेंगे नीचे, इस टाइप का। क्लियर है? यही आपको पूछा जाए कि पानी की तुलना में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएं, तो म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू वाटर, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5 डिवाइडेड बाय 1.3। फिर आप इसको सॉल्व कर देंगे, ये हटाएं, ये हट जाएगा आपका, तो 15/13, तो यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पे फिर हाँ 1, और फिर ये चलता जाएगा, कुछ डिजिट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। बस आपको ध्यान इसमें क्या देना है कि जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे तुलना की जा रही है। जिसकी तुलना की जा रही है इधर रहेगा, और जिससे तुलना की जा रही है उसको इस साइड लिखेंगे। अब बस यहाँ पे जो इस साइड रहेगा उसको ऊपर कर देंगे, और जो इस साइड रहेगा उसको नीचे कर देंगे। इसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तो आसान है, छोटा सा। बस यहाँ पे आपको ये तुलना बड़ा ध्यान देना है कि कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा। तो इससे जुड़ा हुआ एक सवाल बनाइए। सवाल आप लोग को दिख रहा है ना? क्या है? यदि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, तो पानी के तुलना में कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? इसी सवाल को तो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस सवाल को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। बाकी कुछ भी पूछेगा, वो डायमंड पूछेगा, ग्लास पूछेगा, आप लोग समझिए कैसे इसको बनाना है। ये कोई बहुत टफ नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लगाएंगे लेंस। लेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं, ताल। दर्पण तो शायद मीटर को कहते हैं। किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का लेंस बन सकता है। आप लोग देखें कभी कभी शीशा का जार में अगर हम नींबू डाल दें और उसको पानी से भर दें तो नींबू बड़ा दिखता है ना? सिक्का उक्का वगैरह डाल दिए, कुछ बड़ा दिखता है। कभी कभी पानी गिर जाता है, कॉपी पे आप लिख रहे हैं तो भी थोड़ा सा बड़ा दिखता है ना? यानी कि किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का लेंस बन सकता है। आप लोग बचपन में को परकाल बॉक्स खरीदे होंगे तो उसमें इस टाइप का देता होगा, है ना? तो आप लोग खोज भी कर दिए होंगे। देखो, बिना माचिस के ही हम आग जला देते हैं। ये किए हैं? ये क्या रहता है? एक प्लास्टिक का बना रहता है। ये प्लास्टिक का बना रहता है। और अब तो ग्लास का लेंस तो सब लोग देखते हैं, चश्मा लगाए हुए तो ग्लास है, कांच है, वो तो सब जान ही रहे हैं। यानी कि किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का जिससे लाइट गुजर सके उसका लेंस बन सकता है। लेकिन इसमें एक और कंडीशन होना चाहिए कि एक पार्ट उसका कर्व होना चाहिए, वक्र होना चाहिए। एक पार्ट उसका कर्व होना चाहिए, वक्र होना चाहिए। आपका चश्मा में है एक पार्ट वक्र, है कर्व, सबका चश्मा में रहता है ना? इसी को हम लोग कहते हैं लेंस। लेंस कुछ नहीं है, बस इसके लिए दो कंडीशन होना चाहिए कि जिस वस्तु को प्रयोग किया जा रहा है वह वस्तु एक ट्रांसपेरेंट वस्तु हो और उससे उसका एक पार्ट कर्व हो, मिनिमम एक पार्ट उसका कर्व हो। उसी को हम लोग कहते हैं लेंस। प्लास्टिक का लेंस बन सकता है, अगर ट्रांसपेरेंट हो तो। हाँ, प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट है। जो आप लोग देखते हैं परकाल बॉक्स में क्या है? ट्रांसपेरेंट, प्लास्टिक ही तो रहता है। पानी भी लेंस की तरह कार्य करता है, कांच तो कार्य करता ही है। क्लियर? तो ऐसा आपको मान लीजिए पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से किस धातु का लेंस नहीं बन सकता, और उसमें दे दिया जाए आपको मिट्टी, कांच, प्लास्टिक,
और आपको एक दे दिया जाए सूडो सॉलिड, और ऑप्शन ई बीपीएससी का ऑप्शन ई मिट्टी होगा। मिट्टी होगा, मिट्टी और सूडो सॉलिड। सूडो सॉलिड है ना। सूडो सॉलिड तो फिर प्लास्टिक में तो हो सकता है। हम्म सूडो सॉलिड मतलब जूठा सॉलिड। सवाल क्या है कि किसका लेंस बन सकता है ना। हो हाँ क्या हमको लगा कि नहीं बन सकता है, तो प्लास्टिक नहीं बन सकता है, सवाल था कि बन सकता है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अलग अलग टर्म पे सब पे बात कर लेते हैं। पहले हम लोग क्या ऑप्शन दिए थे, मिट्टी का तो नहीं बनेगा, ये तो सबको मालूम है। प्लास्टिक का बन सकता है, और एक ग्लास का तो सब देख ही रहे हैं। अब जब बात आती है सूडो सॉलिड की, तो आप केमिस्ट्री में और डिटेल में पढ़ेंगे कि किसको हम लोग सूडो सॉलिड कहते हैं। तो जब केमिस्ट्री आएगा तो यहाँ पे हम लोग टिक मार देंगे कि हाँ सूडो सॉलिड का भी बन सकता है, ठीक है, कि प्लास्टिक उसका एक उदाहरण हो सकता है। यहाँ पे सवाल क्या है कि हो सकता है, ऐसा एकदम टाइट नहीं पूछा है, हो सकता है। तो यहाँ पे सूडो सॉलिड का भी बन सकता है। हाँ वो मैटर करता है कि सूडो सॉलिड में हम किस मटेरियल को काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे ना तो उसमें और डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लगाएंगे पावर ऑफ लेंस। आप लोग बहुत से लोग को सुने होंगे, वो लोग पावर ना बोल के क्या कह देता है इसको, पामर, है ना। तोरे ज़्यादा पामर है। आप लोग का दोस्त लोग को चश्मा लग जाता है तो क्या कहते हैं उसको कि अरे चश्मा लग गया तुम्हारा, पावर बल्ला है। तो हाँ हाँ तो कितना, तो -0.2 डी। तो बस 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 पावर वाला है ना, इतने हो गया काफ़ी। उतना नहीं बुझाता कि हाँ क्या वो डी कह रहा हो, क्या माइनस कह रहा हो, क्या प्लस कह रहा है। तो यहाँ पे हम लोग उसको समझेंगे लेंस को। हम यहाँ पे क्या किए, हम यहाँ पे दो सर्कल बनाए। ये दो सर्कल आपको दिख रहा है। हम कह सकते हैं इस सर्कल को सर्कल नंबर 1 है ना, इसको हम नेम करते हैं R1 कह सकते हैं। इस सर्कल को हम कह सकते हैं सर्कल नंबर 2 यानी कि R2। अब क्या हम इसको धीरे धीरे ऐसे मिटा सकते हैं, है ना। और ये आपको लग रहा है कि हाँ कुछ लेंस ऐसा हम जानते हैं। कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस। उसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कुछ भी कहते होंगे, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अब ये देख जो कॉन्वेक्स लेंस है ये क्या है, दो अलग अलग एक तरह से सर्कुलर ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग कहेंगे अपने समझने के लिए। तो ये जो सर्कल है इसका भी कुछ सेंटर होगा। तो मान लीजिए इस काले वाले का सेंटर हम यहाँ पे कर देते हैं। ये जो है सर्कल नंबर 2 इसका भी कुछ सेंटर होगा, तो इसका सेंटर हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। और इसके बीच से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो क्या कर रहा है, इन दोनों सेंटर को टच करते हुए निकल रहा है। इसको हम मिटा देते हैं इस सर्कल को। अब तो आपको समझ में आ गया हो कि कैसे हम लेंस का एक तरह से निर्माण करते हैं। अब दिख रहा है ना। तो क्योंकि यहाँ पे दो सर्कल था, अब दोनों सर्कल का अपना अपना कुछ सेंटर होगा। दोनों सेंटर्स के बीच से एक लाइन हम लोग गुजारेंगे। इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है। और इस लेंस के बीचों बीच हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और यह लाइन प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे कट करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ऐसा ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं लेंस में, 2f कहते हैं। इसको थोड़ा हम इधर कर देते हैं। यहां तक क्लियर है। और जब हम लोग यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, रे डायग्राम अगर बनाएंगे हम लोग इमेज का, तो कुछ ये बेंड होगा, मुड़ेगा, क्योंकि क्या मीडियम एक तरह से बदल रहा है। और जब ये प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पे काटता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं।
और ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। क्लियर है? तो लाइट हम लोग इधर से गुजारे और यह एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है तो लाइट उधर से भी तो आ सकता है, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो हम एक लाइट को इधर से ले आते हैं, यहाँ पे आया और इधर को बेंड हो गया, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? एफ। और इसी के लिए आप लोग एक चीज़ रटे हुए होंगे कि लेंस का दो ठो फोकस होता है। इस बात को है ना, सेट में बनाए होंगे कि लेंस का फोकस होता है 1 गो 2 गो 3 गो, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो लेंस का कितना फोकस होता है? 2 फोकस होता है। कहाँ आपको दिख रहा है फोकस? ये 2 फोकस आपको दिख रहा है। लेकिन ये हम किसकी बात किए? कॉन्वेक्स लेंस की। एक और प्रकार का लेंस होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? कॉनकेव। मान लीजिए एक सर्कल हम ऐसा बनाएं और एक सर्कल हम ऐसा बनाएं। अब बीच में हम क्या किए? कुछ इसको लोहा का पतरा उतरा दे के ऐसे पैक कर दिए, है ना, और बीच में अपना पिघला हुआ कांच डाल दिया और ये लेंस बन गया। और इस हिस्सा को जब हम मिटाएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस। क्लियर है? कभी कभी आप लोग को परेशानी हो सकता है लेंस को पहचानने में, क्योंकि ये ड्राइंग तो आप लोग सीखे हुए हैं। मान लिया आपको ऐसे को चंदा मामा दे दे, चंदा मामा दूर के, तो ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है? कैसे कॉन्वेक्स? टेस्टिंग सिखाए थे को, बोला मशीन भिड़ाएंगे, क्या है वो मशीन, कैसे टेस्ट करेंगे? कुछ नहीं, जो आपका कॉन्वेक्स है बीच में वो ज़्यादा चौड़ा होगा और ऊपर नीचे वो कम चौड़ा होगा, उसको कहेंगे हम लोग कॉन्वेक्स। और वही टेस्टिंग भिड़ाएंगे, अगर बीच में कम चौड़ा है और ऊपर नीचे ज़्यादा चौड़ा है तो हो जाएगा कॉनकेव लेंस। क्लियर है? तो यहाँ पे हम भिड़ाएं अपना टेस्टिंग मशीन, ये ज़्यादा चौड़ा है और ऊपर नीचे कम चौड़ा है, तो ये कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है? तो ये कौन सा लेंस हमारा है? ये वाला कॉनकेव लेंस है। क्लियर है? देखिए लेंस का हर टुकड़ा एक प्रिज्म की तरह काम करता है। प्रिज्म की जब हम बात करते हैं तो क्या करता है? प्रिज्म आप लोग देखे हैं, प्रिज्म हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब फिलहाल इतना जानिए कि प्रिज्म का जो काम होता है, ये वाला फोटो तो आप लोग बना ही होंगे ऐसे करके, है ना। अब यहाँ पे कुछ टेक्निकल आप जब चर्चा करेंगे तो आप लोग, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, ऐसे गया सीधे से खच ले, कुछ लोग ऐसे ही बना देते हैं, अब कुछ लोग उतना का है चलो सीधे पार कर देते हैं, है ना। तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन प्रिज्म एक काम कर रहा है कि वो लाइट को आधार की तरफ मोड़ता है। वो लाइट को किधर मोड़ता है? ये इसका आधार है तो आधार की तरफ मोड़ रहा है। अगर हम लोग इसमें अगर आधार बनाने का प्रयास करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, एक प्रिज्म का प्रिज्म, है ना। और वही अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस में बात करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा, है ना। और अभी हम क्या कहे थे कि लेंस का हर टुकड़ा प्रिज्म की तरह काम करता है, और इस कारण हम लोग देखे थे कि जो किरण पास की थी उसको इधर की तरफ मोड़े थे हम लोग, क्योंकि आधार किधर है? नीचे की तरफ है, उस कारण किरण इधर की तरफ मुड़ा था। तो आप लोग यहाँ पे देखें कि अभी 2 अलग अलग टुकड़ों से बना हुआ है, तो दोनों लेंस का अपना अपना कुछ सेंटर होगा, मतलब दोनों जो सर्कल था उसका अपना कुछ सेंटर होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे 2f कहेंगे, इधर 2f। और इसको जो बीच से लाइन मिलाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस। और सेंटर से जो कट करेगा उसको क्या कहते हैं हम लोग? यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर इसको कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ से एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये एक लाइट कहीं से आ रहा है। अब हम लोग क्या पढ़े कि लेंस का हर टुकड़ा प्रिज्म की तरह कार्य करता है, और अगर हम इस कॉनकेव लेंस में प्रिज्म बनाने का प्रयास करें तो यह कुछ इस टाइप का बनेगा, जिसका आधार कौन सा है? ये वाला आधार है ना। और प्रिज्म क्या करता है? किरण को आधार की तरफ मोड़ता है,
तो यह लाइट इधर की तरफ मुड़ जाएगा, यह लाइट इधर की तरफ मुड़ जाएगा। लेकिन इसको जब हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे तो पीछे की तरह आएगा। क्लियर है? और यही जो जहां पे कट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोकस। सेम काम उधर से भी हम लोग कर सकते हैं। इस कारण हम लोग क्या कहते हैं कि लेंस का 2 फोकस होता है। कॉन्वेक्स लेंस का भी 2 फोकस और कॉनकेव लेंस का भी 2 फोकस। ये क्लियर है? यहाँ तक आप लोगों को किसी तरह का डाउट है? यहाँ पे आप देखिए कि ये जो लाइट आ रहा है उसको डाइवर्ज कर दे रहा है, एक तरह से दूर फेंक रहा है। ओरिजिनल किनार तो उधर चल जा रही है ना, ये तो एक इमेजिनरी लाइन हम लोग ड्रॉ किए हैं इधर। इस कारण हम लोग कॉनकेव लेंस को क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि वह क्या करता है? रे को डाइवर्ज कर देता है। और कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्वर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि वह लाइट को अपने तरफ मोड़ता है। यहां तक क्लियर है लेंस? हालांकि लेंस से जुड़े हुए इमेज फॉर्मेशन भी आप लोग को पढ़ना है हल्का सा। हाँ, आप लोग को इमेज बनाने को नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा कि इमेज अगर 2f पे रखा गया तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। लेकिन उस सब चीज़ को हम लोग सीखेंगे जब मिरर पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन में जब मिरर पढ़ेंगे और उसका इमेज पढ़ेंगे तो मिरर का इमेज और लेंस से बने हुए इमेज दोनों को एक साथ कंपेयर करके चलेंगे, तो उससे आप सवालों की गंभीरता को ज़्यादा बढ़िया से समझ सकते हैं। तो हम लोग लेंस में देखें, पावर हम टॉपिक दिया और आप लोग को हम सिर्फ लेंस से अभी तक बताएं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे पावर ऑफ लेंस के बारे में सीखेंगे। अभी हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के बारे में सीखें और कॉनकेव लेंस के बारे में सीखें। उनका फोकस किधर पड़ता है उसको देखें। लेंस के कितने फोकस? 2 या 3? 2 फोकस, ठीक है। एक थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को इंटरनेशनल कन्वेंशन एक चीज़ जानना चाहिए। जैसे यह एक लेंस है, ठीक है, तो आप जब भी किसी पुस्तक में देखिएगा तो लाइट इधर से ही ड्रॉ करते हुए आपको दिखाएगा, है ना, कि ऑब्जेक्ट को किधर रखें हम लोग? इस साइड रखे हैं, लेफ्ट साइड में, और इमेज उसका किधर बनाएंगे? जहाँ भी अपना उस हिसाब से बने। हम ऑब्जेक्ट को इधर भी तो रख सकते हैं, राइट साइड में भी तो रख सकते हैं, लेकिन नहीं रखते। क्यों? आप इधर भी रखिएगा तो भी वही बात होगा, चाहे मिरर हो या लेंस हो। लेकिन एक तरह से सामाजिक नियम टाइप का चल रहा है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हम लोग ऑब्जेक्ट को इधर ही रखते हैं। या कुछ ऐसा ही है कि मतलब अब कोई लड़का चाहे कि हम फराक पहन के घूमेंगे, कहे कि इक्वलिटी है आर्टिकल 14 में, तो घूम सकता है फराक पहन के, कोई रोक थोड़ी, उसको जेल थोड़ी डालेंगे। लेकिन एक सामाजिक नियम है कि हाँ नहीं पहनना चाहिए फराक, तो ये कुछ वैसा ही टाइप का है, ठीक है। जब यहाँ पे हम लोग इस लेंस की बात करते हैं, कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग लेंस है। तो यह क्या करता है? लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। हम उतना डिटेल डायग्राम अभी नहीं चल रहे हैं, आपके नोटबुक में सारा है क्लियर, है ना। ये क्या कर रहा है? मिला रहा है, और इस चीज़ को हम, इस साइड को हम लोग प्लस मानते हैं और इस साइड को हम लोग माइनस मानते हैं। और इस हिसाब से पूछा जाएगा कि कन्वर्जिंग लेंस का फोकस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है। तो अगर आपको कोई दोस्त कहे कि हाँ तुम्हारा पावर कितना है चश्मा का, तो या प्लस इतना, तो आप समझ जाएंगे उसका क्या सा लेंस लगा हुआ है? कॉन्वर्जिंग लेंस लगा हुआ है ना। हाँ, कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। सेकेंड सिचुएशन, ये कौन सा लेंस? डाइवर्जिंग लेंस या फिर कॉनकेव लेंस। ये क्या करता है? किरण को डाइवर्ज करता है ना। और यहाँ पे हम लोग इमेजिनरी लाइन से ऐसे शो करते हैं, तो इसका फोकस इधर है, और इस साइड को हम लोग क्या नेगेटिव मान के चलते हैं? इस साइड को हम लोग, ये पॉजिटिव हुआ और ये हम लोग का नेगेटिव हुआ। तो डाइवर्जिंग लेंस का फोकस पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। तो अगर कोई आपसे दोस्त कहे कि हाँ मेरा पावर -0.2D है, तो इसका मतलब कौन सा लेंस का वो प्रयोग कर रहा है? कॉनकेव लेंस। और सेटर लोग बड़ा बदमाश होता है, आजकल इसने पूछेगा। अब वो तो लोग रटा हुआ है, अब पूछ देगा कि एक राम है, वो अपने मित्र मोहन से पूछता है कि मित्र कौन सा तुम्हारा कितना पावर का लेंस है? तो उसका मित्र कहता है कि हमको -0.2D है। तो मोहन किस लेंस का प्रयोग कर रहा है अपने चश्मे में? पूछ सकता है ऐसा। तो काफ़ी अच्छे प्रश्न है, तो आपको इस तरह से
इसको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे पावर ऑफ लेंस के बारे में। क्या है पावर ऑफ लेंस? यह एक लेंस है। अभी हम क्या देखें कि लेंस मोड़ रहा है। ये जो किरण ऐसे आई थी, यह किरण ऐसे आई थी, इसको तो सीधा जाना था बेचारा को, है ना, लेकिन ये क्या हो गई, मुड़ गई। यानी कि अपने एक्चुअल पाथ से ये थोड़ा सा डेविएट हो गई। इसका पाथ तो ये था ना, लेकिन इस पाथ पे आ गया ये मुड़ के, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेविएशन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा से। डेविएशन मतलब क्या कहते हैं, हम डेविएट हो गए अपना पाथ से, पढ़े लिखे आए थे लेकिन हम डेविएट हो गए, चाटे फुचका खाते रह गए, तो ये क्या हो गया, ये किरण भी अपना डेविएट हो गया। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे डेल्टा से, और इसी को हम लोग कहते हैं डेविएशन, और इसी को हम लोग कहते हैं पावर ऑफ लेंस। मतलब कि जो किरण आ रही है उसको अपने एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट कर पा रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं पावर ऑफ लेंस। ज़्यादा पावर रहेगा तो ज़्यादा डेविएट कर पाएगा, और कम पावर रहेगा तो कम डेविएट कर पाएगा। मान लीजिए हम लोग सेकेंड सिचुएशन इसी में चलते हैं, पावर इसका बढ़ा देते हैं लेंस का, तो जब ज़्यादा पावर बढ़ा देंगे किरण आएगा और ये ज़्यादा मुड़ेगा, तो यहीं से ये चला जाएगा, है ना। ये हम लोग का ऑप्टिकल सेंटर है। अगर दोनों सिचुएशन में देखें तो ये इसमें, जिसमें क्या है, पावर हम बढ़ा दिए हैं, पावर को हम इंक्रीज कर दिए हैं, और इसमें अपना पावर थोड़ा सा कम है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो फोकस दूरी है, फोकल लेंथ, वो ज़्यादा है। और इसी को आप लोग रटे हुए होंगे कि पावर के विरुद्ध कर्मानुपाती होता है फोकस दूरी, है ना। पावर ऑफ लेंस के नाम से हम देखें बहुत लोग को सिर्फ दो ही बात रटे रहेगा कि पावर ऑफ लेंस में रटे हुए हैं P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f, और एक रटा रहता है कि इसका SI यूनिट है डायोप्टर। दो को रटे रहता है, और लगता है कि हाँ हम लोग को क्लियर है। लेकिन अब आप लोग को यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि पावर ऑफ लेंस जब हम कह रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, डेविएशन की बात है। अपने एक्चुअल पाथ से वो कितना डेविएट करता है। ज़्यादा पावर रहेगा तो अपना एक्चुअल पाथ से वो ज़्यादा डेविएट करेगा, तो ज़्यादा डेविएट करेगा तो उसका फोकस दूरी कम होगा। इसी को तो आप लोग यहाँ पे रटे हुए हैं, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f। पावर ज़्यादा तो फोकस दूरी कम, अब पावर कम तो फोकस दूरी ज़्यादा। पावर ऑफ लेंस आप लोग समझ गए। पावर ऑफ लेंस का ही प्रयोग होता है, और हम लोग जिसको कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप लोग सीखिएगा तो एक बिजनेस तो आप लोग खोल लीजिएगा, चश्मा दुकान, धराधर एकदम सबको चश्मा पहना देना है। लेंस मेकर फॉर्मूला, इसको हल्का सा, बस इसमें थोड़ा सा आपको लोड पड़ेगा, लेकिन हल्का सा ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट 3 मिनट और आपका क्लियर हो जाएगा। एक बार क्या हुआ कि प्लेन में कुछ आदमी बैठा था, तो एक आदमी पहली बार प्लेन में चढ़ा, तो बोला कि देखो तो आदमी तो एकदम चूटी चूटी जैसे टाइप का लग रहा है, तो बहुत ऊपर आ गए। तो बगल वाला उसको एक झापड़ मारा, तो ना कहे मारा, तभी प्लेन उड़ा है, वो सच्चे में चूटी है जो तुमको दिख रहा है। चलिए, तो ऐसे सुना दिए ताकि थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश हो जाए। अब हम लोग सीखेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, हल्का से ध्यान देंगे, ये क्लियर हो जाएगा। यह कोई एक लेंस है ना। देखें हम लोग दो अलग अलग टुकड़ा को मिला के बन रहा है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं R1, इसको हम लोग कह सकते हैं R2। और ये जिस मटेरियल का बना हुआ है कुछ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं म्यू। हम लोग जानते हैं कि P 1/f, अभी तो पढ़े, और ये किसके बराबर होगा, म्यू -1 मल्टीप्लाइड बाई 1/R1 - 1/R2। यही है लेंस मेकर फॉर्मूला। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। अभी हम इस चीज़ को हल्का सा हटा देते हैं आपके सुविधा के लिए। तो P = म्यू -1 इंटू 1/R1 - 1/R2, यहाँ पे म्यू ये है, R1 आपको इस साइड दिख रहा है और R2 आपको इस साइड दिख रहा है। क्लियर है। इससे क्या समझ रहे हैं हम लोग
कि म्यू R1 और R2, अगर इन तीनों में किसी भी तरह का हम बदलाव कर देते हैं तो जो पावर है वो बदल जाएगा लेंस का, कुछ बदलाव होगा। और अगर हम इन तीनों में बदलाव नहीं करेंगे तो पावर नहीं बदलेगा। मान लीजिए यह एक लेंस है और इस लेंस को हम ऐसे बीच से ऐसे तोड़ देते हैं, तो इसका पावर घटेगा कि बढ़ेगा? हाँ, इसको हम बीच से ऐसे तोड़ दिए, क्यों? जो पहले था वही था, इसको तोड़ा गया है। हाँ, इसको तोड़ दिए, हम बीच से ऐसे कर दिए, कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, अब मान लीजिए लेंस को हम बीचे बीच ऐसे चीर देते हैं, चीरना आप लोग समझते हैं, है ना? आप लोग तो बिहारी हैं। चीर दिए ऐसे बीचे बीच, तो क्या होगा? पावर कम जाएगा कि बढ़ जाएगा कि क्या होगा? कि हमेशा पावर कम ही हो जाएगा उसको बीचे बीच चीर देंगे तो? फोकस कम, इसका बेस कम रहना, बढ़ेगा ही जहाँ तक। अच्छा, बढ़ जाएगा अभी, तभी तो आप बोलते घट जाएगा। अच्छा चलो, आप लोग बूढ़ा आदमी को देखे होंगे कभी कभी, चश्मा टूट गया और तपरो, लेकिन क्या कहता है कि अभी काम चलिए रहा है, अभी थोड़ा पैसा का करिए, बाद में लेंगे, है ना? भले चश्मा टूट गया है, लेकिन कैसा टूटा उसका? ये वाला टूटा है, हॉरिजॉन्टली टूटा है। तो क्या हॉरिजॉन्टली टूटा तो क्या उसका म्यू बदला? नहीं, चीज़ तो वही है। R1 बदला? नहीं बदला। जैसे कि यह एक सर्कल का बना हुआ था, है ना? हम ऐसे एक सर्कल बनाते हैं। अब इस सर्कल का रेडियस मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है। अब हम इसको इतना मिटा दिए तो इसका रेडियस कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। अब पूरा मिटा देंगे तो भी 3 ही सेंटीमीटर होगा। यानी कि R1 भी नहीं बदला और R2 भी नहीं बदला। यानी कि पहले केस में म्यू भी नहीं बदला, R1 भी नहीं बदला, R2 भी नहीं बदला। इस कारण पावर में फर्क नहीं पड़ा, तो आदमी पहन के उसको अपना काम करता रहता है। लेकिन जब हम बीचे बीच कर दिए, इसको ऐसे वर्टिकली इसको काट दिए, तो ये क्या हो गया? समतल हो गया ना। ये समतल हो गया, एक पार्ट कर्व और एक पार्ट प्लेन हो गया। तो फर्क पड़ गया इसके R में, R2 में फर्क पड़ गया, तो यानी कि लेंस में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, लेंस के पावर में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? क्या प्लेन लेंस हो सकता है? जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना मिरर में, अभी तो मिरर आगे पढ़ेंगे। 3 तरह के मिरर होते हैं, स्फेरिकल, चलो 2 तरह के होते हैं बेसिकली, स्फेरिकल और प्लेन मिरर। स्फेरिकल को फिर बाद हम लोग कॉन्वेक्स में उसको डिवाइड करते हैं। तो क्या लेंस में भी हो सकता है? आप कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, प्लेन लेंस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि परिभाषा ही तो लोग पढ़े कि एक कम से कम एक पार्ट कर्व होना चाहिए, और इसमें क्या एक पार्ट कर्व है ना, तो इसका लेंस की तरह तो काम करेगा, लेकिन अब क्या इसका पावर में डिफरेंस आ जाएगा, और इस कारण ये थोड़ा सा अब खराब हो गया। तो अगर बीचे बीच टूट जाए तब दिक्कत है। हाँ, हॉरिजॉन्टली अगर कितना भी टूट जाए तो भी उसका पावर में किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। अभी यह जो लेंस है एक मीडियम में है, यह मीडियम मान लीजिए एयर मान लेते हैं, है ना? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान लेते हैं। अब ये कार्य कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस मीडियम को एक पानी से भरा हुआ बर्तन में डाल दिए। पहले तो हवा में था, लेकिन अब क्या हो गया, ये पानी में आ गया। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। तो क्या इसके पावर पे कुछ फर्क पड़ेगा, या इसके कार्य करने के, इस लेंस के कार्य करने की क्षमता पे कुछ फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा, कैसे? म्यू बढ़ जाएगा। अच्छा, देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है, म्यू -1। ये इस पार्ट को देखेंगे अभी हम लोग। म्यू -1 यहाँ पे कहता है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पढ़ाए थे, म्यू क्या है यहाँ पे? पहले एयर था, लेकिन अब क्या हो गया, पानी की तुलना, और यहाँ पे एक लेंस है। लेंस का यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि यह कांच का बना हुआ है और इसका म्यू है 1.5। तो म्यू वाटर और इधर म्यू गिलास हो जाएगा। तो इसको जब हम क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू गिलास बटे म्यू वाटर, और वैल्यू कट करेंगे तो 1.5 बटे 1.3 आएगा।
यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। टू बी एग्जैक्ट यहाँ पे क्या आएगा हम लोग का 1.15 माइनस 1। जब पुट करेंगे तो माइनस करके यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.15। 1.15 से 1 माइनस कर रहे हैं ना, तो 0.15 यहाँ पे आएगा। यानी कि इस केस में क्या होगा, जब यहाँ पे एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था उसको पानी में अब डाल दिया उस लेंस को, मतलब उसके माध्यम क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब बढ़ गया, तो यहाँ पे जो पावर है लेंस का वो क्या होगा थोड़ा सा घट जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे घट जाएगा। और फोकस दूरी बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग पढ़े थे 1/f। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हैं कि P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f और यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, है ना। और अभी हम लोग म्यू का पढ़े थे, इसको लिख सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल एकदम रटा होना चाहिए। तो अभी हम लोग देखिए इसको पानी में डुबाए। अब मान लीजिए इसको हम एक ऐसे लिक्विड में डुबाते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हो। इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 और इस लिक्विड का म्यू कितना है 1.5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी गिलास हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जब गिलास हो जाएगा तो यहाँ भी गिलास हो जाएगा और ये दोनों कट के कितना आएगा 1 आएगा वैल्यू। तो जब यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे 1 - 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगा। और जब 0 आएगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा ख़त्म, ये पूरा 0 हो जाएगा। और उसमें क्या होगा लेंस जनाई नहीं देगा, लेंस गायब हो जाएगा। और इससे बहुत अच्छा सवाल पूछा जाता है कि एक जादूगर के पास एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, उसको एक ऐसे तरल में डालता है कि लेंस गायब हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, तो तरल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा 1.5 होगा। तो अभी ना बुझा रहा है 1.5 होगा, एग्जाम में कितना बुझाता है वो समझ ही रहे हैं। ठीक है, तो बुझाया यहाँ पे कैसे हुआ। अब सिचुएशन थोड़ा सा बदल देते हैं। थर्ड सिचुएशन, ऐसा लिक्विड में डाला जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो। मान लीजिए यहाँ पे हम 2 रख लेते हैं, तब क्या होगा, तब क्या होगा यहाँ पे हम लोग नए लिक्विड यहाँ पे L लिख देते हैं उस लिक्विड को डिनोट करने के लिए, तो जो वैल्यू आएगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना। इसमें क्या होगा, इससे आप लोग थर्ड सिचुएशन से एक क्वेश्चन रटे होंगे सेट वगैरह में कि पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है। तो इस केस में क्या होता है कि जो लेंस है उसका प्रकृति बदल जाता है, लेंस का नेचर बदल जाता है। यानी कि एक ऐसे पदार्थ में लिक्विड में डाल दे, एक ऐसे द्रव में डाल दे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अगर ज़्यादा हुआ, तो अभी ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव की कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। लेकिन अब क्योंकि इस लिक्विड का जिसमें डूबा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका म्यू ज़्यादा है, तो यह लेंस अब उल्टा काम करेगा, यानी कि यह कॉन्वेक्स है तो यह कॉनकेव की तरह काम करेगा। लेकिन अगर इतना आप लोग को नहीं बुझाया तो भी घबराने वाली बात नहीं है, आँख मूंद के रट जाइए। इतना मेहनत करने के तो हम लोग हैं ही, बाकी मलाई लीजिए, उसको ऐसे लपेट लीजिए। क्या लपेटना है, सिर्फ आपको 3 स्टेटमेंट इससे जुड़े हुए याद करने हैं। पहला कि अगर हम जो लेंस है अगर उसका द्रव के मुकाबले, जैसे पहला सिचुएशन एयर में देखें, लेंस के मुकाबले में अगर द्रव का म्यू कम रहेगा तो लेंस उसी तरह कार्य करेगा, मतलब जैसा वो कार्य, अगर कॉनकेव है तो कॉनकेव की तरह कार्य करेगा, कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स की तरह कार्य करेगा। सिचुएशन 2, अगर लेंस को हम एक ऐसे द्रव में डालें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या म्यू लेंस के म्यू के बराबर हो, तो लेंस गायब हो जाएगा। और सिचुएशन 3, लेंस को हम एक ऐसे द्रव में डालें जिसमें लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द्रव के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मुकाबले कम हो, तो लेंस का प्रकृति पलट जाएगा, लेंस का नेचर बदल जाएगा। अगर कॉनकेव लेंस है तो वह कॉन्वेक्स की तरह कार्य करेगा और कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉनकेव की तरह कार्य करेगा। क्लियर यहाँ तक। इसी को आप लोग सेट वगैरह में एक क्वेश्चन पढ़े होंगे कि पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करेगा किस लेंस की तरह। तो हवा का बुलबुला है,
पहले तो टेस्टिंग मशीन इसमें भिड़ाएंगे कि यह कौन सा लेंस है, तो बीच में ज़्यादा चौड़ा, ऊपर नीचे कम, तो ये कौन सा लेंस हुआ? कॉनकेव लेंस। हाँ, कॉन्वेक्स लेंस। यह हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस। हवा का बुलबुला है तो हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, यानी कि यह जो लेंस है वो उसके मुकाबले द्रव का म्यू ज़्यादा है, तो इसका प्रकृति बदल जाएगा, यानी कि ये कार्य करेगा कॉनकेव लेंस की तरह। इसी को लोग रटे रहते हैं कि ऑप्शन सी, सेट वगैरह में इसका ऑप्शन सी मिलेगा। तो आप लोग समझ रहे कि कैसे ऑप्शन सी होगा। हो सके हम थोड़ा सा इसको और बदल देते हैं। हवा में पानी का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करेगा? हवा में पानी का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करेगा? पहले टेस्टिंग कीजिए। पानी का बुलबुला तो ऐसे ही दिखेगा कि कौन सा लेंस है, तो कौन सा ये लेंस निकला हम लोग को? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस। यह किस में है? हवा में है। हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और इस बुलबुला का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3. तो क्या इसका म्यू ज़्यादा है द्रव के मुकाबले, यानी कि इसकी प्रकृति में किसी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही कार्य करेगा। तो क्लियर, इससे अच्छे अच्छे कितने बढ़िया प्रश्न बनते हैं। चाहे आपको अब लेंस गायब कर दे, लेंस भुतला दे, सब आप यहाँ पे आप बना जाएंगे। ठीक है, बस इस फॉर्मूला को आप लोग एक बार थोड़ा याद कर लीजिएगा। सारे डेरिवेशन को हम लोग देखें। पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकस, और फोकस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, और म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। अब इसी से आपको पूछ दिया जाए, लेमडा मतलब वेवलेंथ, लाल कलर का पावर ज़्यादा होगा कि बैगनी का? बैगनी का ज़्यादा होगा। मान लीजिए हम यहाँ पे एक लेंस बनाते हैं और एक ऐसे लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। क्या कह रहा है कि वेवलेंथ और पावर में उल्टा रिलेशन है, यानी कि और वेवलेंथ और फोकस दूरी में सीधा रिलेशन है, यानी कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका फोकस दूरी ज़्यादा। सीधा रिलेशन है ना वेवलेंथ और फोकस में। हाँ, तो अगर यहाँ से हम एक रेड कलर का लाइट को लाते हैं, किसको लाते हैं? रेड को। तो रेड लाएं तो फोकस दूरी इसका ज़्यादा, और जब फोकस दूरी ज़्यादा इसका मतलब क्या हुआ? पावर थोड़ा सा कम है, ये डेल्टा डेविएशन हो गया। और दूसरे सिचुएशन में हम एक वायलेट रंग को लाते हैं जिसका फोकस दूरी कम है, क्योंकि वेवलेंथ कम है, तो ये ज़्यादा यहीं पे कट जाएगा ये। तो ये क्या हुआ? ज़्यादा ना मुड़ा वायलेट, तो पावर ज़्यादा। क्लियर है? तो समझिए कैसे रंग वाला आपको बनाना है। तो यहाँ तो हम लाल और बैगनी किए, हो सके आपको ग्रीन येलो ऐसे करके कलर में कंपेयर करने को दे दिए। तो अब तो आप लोग को लेंस क्लियर है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये मोर देन एनफ है। इस लेवल तक आपको प्रश्न इनफैक्ट नहीं जाएगा, लेकिन हम फिर भी 1-2 कदम आगे ही चलते हैं कि थोड़ा सा छूटे ना। जो हम लोग को सवाल 100% टच करना, वो सारे सवाल हम लोग को बन जाए। यहाँ तक क्लियर है? बाकी तो डिटेल में आप लोग को सब कुछ यहाँ पे पहले ही सब कुछ क्लियर कवर करा दिया जा चुका है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और आँख के बारे में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और ये सब के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं।